हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। ये कहानी है विराट की, जो एक तांत्रिक के चंगुल में फंस गया। उसे लग रहा था कि उसका फायदा होगा, लेकिन उसे पता नहीं था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और इससे बचने के लिए उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। विराट उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर का रहने वाला है। उसके पिताजी एक किराना की दुकान करते हैं और विराट भी उसी किराने की दुकान पर बैठता है। दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर का गुजारा ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चलता। कुछ पैसे उनके दादाजी उन्हें भेजते हैं, जिसकी वजह से उनका घर ठीक ठाक चलता है। विराट के दादाजी पास के ही एक गांव में खेती बाड़ी करते हैं। वहां पर उनकी काफ़ी ज़मीन है। उस ज़मीन पर वो खेती बाड़ी करते हैं। जो पैसे जमा होते हैं वो विराट को भेज देते हैं। विराट के पिता वो पैसे को खर्च करते हैं और घर चलाते हैं। इसी तरह से ये काम चल रहा था। लेकिन फिर भी वहां विराट के दादाजी अच्छे पैसे कमा रहे थे, लेकिन विराट के पिताजी अपने गांव में वापस नहीं जाना चाहते थे। विराट की दादी जी की मृत्यु लगभग 10 साल पहले हो गई थी। उसके 2 साल बाद ही विराट के पिताजी इस शहर में आ गए और विराट उस समय छोटा था और पिताजी के साथ ही शहर आ गया। यहाँ पर वो बस गए। यहाँ उनकी शुरू में किराना की दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन बाद में आसपास और दुकानें खुल गईं, जिसके बाद उनका काम थोड़ा ठंडा पड़ गया। लेकिन घर चलाने के लिए दादाजी अब भी पैसे भेजा करते थे, जिससे वो घर चल रहा था। लेकिन विराट के पिताजी वापस गांव में नहीं जाना चाहते थे। उन्हें खेती बाड़ी का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन दादाजी वहां पर अच्छी खेती करके उन्हें पैसे भेजते। दादाजी हमेशा जब भी शहर आते तो विराट को कहते, देखो अभी मैं तुम्हें कम पैसे दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पिताजी काम छोड़कर बैठ जाएं। मैं इतने ज़्यादा पैसे दे सकता हूं कि तुम बिना काम किए घर चला सकते हो। पैसे मैं काफ़ी दे सकता हूँ, मेरी कमाई काफ़ी है, लेकिन मैं देता नहीं ताकि तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़े। मैं वो पैसे जोड़ता जा रहा हूँ। जब कभी मैं मर गया या तुम्हें ज़रूरत हुई तो वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। विराट के दादाजी शहर आकर हमेशा ऐसा कहा करते। वो हमेशा शहर आते वक्त कुछ ना कुछ खाने को लेकर आते, फल लेकर आते, सब्जियां लेकर आते, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते जो विराट और उसके पिता खरीद नहीं पाते थे। और तब विराट को लगता था कि दादाजी काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं, गांव में बहुत रुतबा है, काफ़ी अच्छा घर बना लिया होगा, लेकिन वो गांव नहीं जाते थे। दादाजी बुलाते रहते, वो गांव जाते नहीं। इसी तरह समय बीतता रहा। दादाजी हर बार विराट को कहते रहते, तुम्हारे लिए बहुत पैसे जोड़ रखे हैं, भविष्य तुम्हारा सुरक्षित है, डरना नहीं है। अभी ऐसी हालत में काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल तो मिलता ही है। अपनी ज़मीनें हैं गांव में, हम बड़े रईस बन जाएंगे भविष्य में। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने विराट को हिलाकर रख दिया। विराट हमेशा सोचा करता था कि उसके दादाजी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। भविष्य में जब उसे पढ़ाई की ज़रूरत होगी, वो कॉलेज जाएगा, वो पैसे विराट को मिल जाएंगे। वहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई करेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, पैसे तो हैं, ज़मीनें भी हैं। एक रात वो सोए और सुबह उठ नहीं पाए। दोपहर तक विराट और उसके पिता को ये पता ही नहीं था कि उसके दादाजी की मौत हो चुकी है। गांव वालों ने फ़ोन करके बताया तो विराट और उसके पिता गांव पहुंच गए। गांव वालों ने बताया कि शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ वो सैर करने के लिए जाते थे। हमेशा की तरह कल रात भी वो सैर करने के लिए गए थे। उनके दोस्तों ने बताया, जो बुजुर्ग थे, कि उन्हें दिल में दर्द हो रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसी तरह वो घर आ गए। अगली सुबह वो घर से निकले ही नहीं। खेतों में हर बार कोई ना कोई उन्हें मिल जाता था। वहां पर आसपास जिनके भी खेत थे वो उनके दोस्त थे। वो हमेशा दोपहर को उनसे बातें किया करते, लेकिन आज दोपहर तक कोई खेतों में आया ही नहीं था। वो घर से बाहर ही नहीं निकले थे। तो दोपहर को गांव वालों ने उनके घर के अंदर जाकर देखा तो वो पलंग पर लेटे हुए थे, वो हिले ही नहीं और उनकी मौत रात को ही हो चुकी थी। इस तरह शाम को विराट के दादाजी का दाह संस्कार किया गया। विराट के लिए एक धक्का था।
और एक धक्का उनके पिताजी को भी लगा था। अब घर चलाने में मुश्किल होने लगी थी। हर रोज शहर में उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि रोजमर्रा के खर्च किए जा सके। धीरे धीरे उन्होंने जरूरतें कम कर दी। घर में कभी कभी वो पंखा तक नहीं चलाते ताकि बिजली का बिल कम आए। पहले तो दादाजी पैसे भेज दिया करते थे, घर अच्छा चल रहा था। 4 महीने बाद तक विराट और उसके पिताजी की बस हो गई थी। घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल, दुकान चल नहीं रही थी और कोई काम वो कर नहीं सकते थे। विराट को लगने लगा था कॉलेज तो जा ही नहीं सकता, कोई ना कोई मजदूरी का काम करना पड़ेगा, उससे घर चलाना पड़ेगा। खाना खाने की भी मुश्किल हो गई थी। तब उसके मन में आया कि दादाजी ने कहा था उनके पास पैसे थे, कहीं तो रखे होंगे ना, बैंक में पता करते हैं। गांव में जो बैंक है वहां पर दादाजी ने पैसे रखे होंगे या घर में कहीं रखे होंगे। कुछ सोना वोना कुछ तो लिया होगा जो घर में पड़ा होगा। तो विराट पहुंच गया उस गांव। 4 महीने बाद उसे अपने दादाजी की बहुत याद आ रही थी। हमेशा 1 महीने में 2-3 बार उसके दादाजी शहर आया करते, खाने पीने का सामान दिया करते। कई बार भुजिया, सब्जियां, फल, महंगी वाली चीजें लेकर आते। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए थे, घर में रोटी खाने की भी मुश्किल हो रही थी। कभी कभी पड़ोसियों से सामान मांगना पड़ रहा था। अब विराट गांव में था, दादाजी के घर में। उसे दादाजी की बहुत याद आ रही थी और दादाजी की बातें भी याद आ रही थी। विराट के पिता ने कहा था उनके पास कोई पैसे नहीं है, उन्होंने तो कभी नहीं बताया। लेकिन विराट ने अपने पिताजी को बताया। मुझे बताया करते थे दादाजी, वो कहा करते थे तुम्हारे पिता काम छोड़कर घर बैठ जाएंगे अगर उन्हें पता लग गया हमारे पास पैसे हैं। मैं काम करता हूँ, पैसे जोड़ता हूँ, दादाजी ये कहा करते थे। उन्होंने यकीनन पैसे कहीं रखे होंगे, मैं गांव जाकर वो पैसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अच्छा, खेती तो अच्छी चल रही थी, इसीलिए तो दादाजी पैसे भेजा करते थे हमारे खर्च के लिए। अब विराट ने वो घर खंगालना शुरू कर दिया। घर के अंदर ना तो कोई सामान मिल रहा था, ना कोई महंगी चीज़। वहाँ तो पलंग भी टूटा हुआ था, अलमारी भी लगभग टूटी हुई थी, फटे कपड़े। घर की कई जगह लिपाई पुताई का काम भी पूरा नहीं हुआ था। दादाजी ने शायद खुद ही करना सही समझा होगा। वहाँ कोई महंगी चीज़ नहीं थी, सोने का कोई गहना नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद विराट गया वो बैंक में। वहाँ पता चला कि दादाजी के अकाउंट में बस 20 रुपए थे, उसके सिवा ज़्यादा पैसे थे ही नहीं। अब विराट 2 दिन तक उस गांव में रहा, ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया ही नहीं कि पैसे वो कहाँ पर हैं। दादाजी आखिर कहाँ रखा करते थे वो पैसे। कोई सामान लिया करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। ढूंढने के बाद, पूछने के बाद वो हार चुका था। किसी ने नहीं बताया कि दादाजी के पास पैसे भी थे। वो बड़ी बात घुमा फिरा कर पूछता ताकि किसी को ये ना लगे कि विराट यानी कि मैं पैसे मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। अपने दादाजी के पैसे जो उन्होंने कहीं रखे हैं उसके लिए आया हूँ। सबको लग रहा था कि दादाजी की याद आ रही होगी इसलिए आया है। लेकिन परेशानी तो थी ना घर में खाने के वांदे पड़ चुके थे, इसीलिए तो आया था विराट। हर जगह पूछने के बाद वो बहुत ज़्यादा निराश। तो किसी ने कान में बात डाल दी कि इस गांव के शमशान घाट में एक तांत्रिक है। कहते हैं कि प्रेत भूत वो हर किसी से बात कर सकता है। वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो मरने के बाद लोगों को पता होती है, वो उनसे पता करता है। अब विराट को लगा अगर कोई मदद कर सकता है तो बस वो तांत्रिक ही कर सकता है। तो विराट शाम के 6 बजे ही उस शमशान घाट में भटकने लगा था। 6 बजे वो तांत्रिक मिला ही नहीं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, शमशान घाट बिल्कुल खाली। उसे अब डर लग रहा था शमशान घाट में कहीं प्रेत मेरे ही पीछे ना पड़ जाएं। उसने ध्यान दिया उस शमशान घाट के अंदर आग जलाकर कोई हाथ सेक रहा था गर्मियों के मौसम में। उसने देखा वहां एक तांत्रिक बैठा हुआ था जिसके हाथ में कुछ पोटलियां थी। दोनों हाथों में पोटलियां रखी थी। बार बार उसे उठाता, नीचे रखता और हाथ सेकने लगता। विराट ने ध्यान से देखा, उसके चेहरे से पसीने टपक रहे थे। वो पसीने से तरबतर था लेकिन हाथ सेके जा रहा था जैसे उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो। इसके बाद वो तांत्रिक के पास गया और उससे कहने लगा, देखिए मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं कुछ पैसे देने को तैयार हूँ। मेरे दादाजी ने अपने पैसे कहीं पर छिपाए हैं, मुझे नहीं पता वो जगह कौन सी है। अगर आप उनकी आत्मा से ये पता कर पाएं
तो मैं आपको भी कुछ हिस्सा दे सकता हूँ, मुझे वो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो तांत्रिक को अपनी लालच की बात करने लगा तो तांत्रिक कहने लगा, देखो, अपने रिश्तेदारों से कोई काम की बात करनी है तो करो, ऐसे मांगने वाली चीज़ें शायद मैं आत्मा से पता ना कर पाऊँ। जो आत्मा होती है वो शरीर छोड़कर मोह माया से आगे निकल जाती है, उसे भौतिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। अगर तुम्हारी कोई भावना है जो अपने दादाजी से जुड़ी हुई है, तुम कोई बात उन तक पहुंचाना चाहते हो तो मुझे बताओ, वरना मैं ऐसी पैसों की बात उनसे नहीं कर सकता। अब उस तांत्रिक ने विराट की आस को एक ठेस पहुंचाई थी। विराट को पहले लग रहा था ये तांत्रिक मेरी मदद कर सकता है, लेकिन अब विराट को लगने लगा था ये कोई मदद नहीं करेगा, ये तो पाखंडी है, ये कुछ भी मुझसे पूछेगा, कह देगा दादाजी से बात हो गई है, बस झूठ बोलता रहेगा। वो गुस्सा करने लगा था, वो कहने लगा था, झूठे हो तुम, पाखंडी हो, ऐसे तो मैं भी कह दूं किसी आत्मा से मैंने बात की है, तुम संदेश दो, मैं वहां तक पहुंचा दूं। इसमें सच्चाई थोड़े ना है, कोई सच करके दिखाओ तो मानूं, वरना मैं तो मानूंगा तुम झूठे हो। इसके बाद वो तांत्रिक गुस्से में खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? दादाजी से मिलना चाहते हो? सच बताओ, अगर मिलना चाहते हो तो मैं मिलवा सकता हूं, भरोसा हो जाएगा, लेकिन बाद में निपटारा मैं नहीं करूंगा। अब विराट गुस्से में था। हाँ, मिलवा दो, मेरे घर पहुंचा दो, एक बार मेरे सामने दादाजी को खड़े कर दो, सवाल मैं खुद पूछ लूंगा और तब मुझे यकीन होगा एक तांत्रिक में शक्ति होती है, वरना मैं तुम पर यकीन नहीं करता। अब इसके बाद वो तांत्रिक वहां पर बैठा कहने लगा, लेकर आओ कोई सामान अपने दादाजी का, अभी लेकर आओ, तुम्हें उसके बाद खुद ही दादाजी मिल जाएंगे। अब विराट को 1 मिनट के लिए लगा शायद ये कुछ करने वाला है। वो भाग कर गया, घर से एक सामान लेकर आया। ये एक धोती का कपड़ा था जो उसके दादाजी का था। दादाजी इसे हमेशा पहना करते और वही टुकड़ा वो तांत्रिक के सामने रख देता है। तांत्रिक बार बार कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करने लगता है, बार बार हाथ सेकने लगता है। अब उस धोती को फाड़कर उसने दोनों हाथों में रख लिया और वहां बार बार नीचे रखता, हाथ सेकता, नीचे रखता, हाथ सेकता। वहां पर विराट को एक पल के लिए हंसी निकल आई। वो तांत्रिक के चेहरे पर पसीना आ रहा था, लेकिन वो बार बार हाथ सेके जा रहा था। अब तांत्रिक समझ गया था कि ये मुझ पर हंस रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद उसने उस धोती को आग में डाल दिया। वहां हरे रंग की लपटें निकली थी, जिसको देखकर एक पल के लिए विराट हैरान हो गया था। उन लपटों को देखते ही वो तांत्रिक खड़ा हो गया और कहने लगा, काम हो गया है, अब तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलने आएंगे। जब वो तुमसे मिलने आएंगे, जो काम की बात है वो कर लेना, लेकिन दोबारा अब मेरे पास मत आना। मैंने अपना काम कर दिया, कुछ नहीं लूंगा तुमसे, बस मैं काम करना चाहता था और तुम्हें दिखाना चाहता था तांत्रिक की शक्ति क्या होती है। अब विराट बहुत ज़्यादा खुश कि कोई पैसे भी नहीं लिए और जो करना था इसने कर दिया। अब देखते हैं दादाजी आते हैं या नहीं आते। इसके बाद विराट ने शहर वालों की तरह हाथ आगे बढ़ाया तांत्रिक से हाथ मिलाने के लिए। अब तांत्रिक ने भी हाथ मिलाया और जब विराट ने उस तांत्रिक से हाथ मिलाया, 1 सेकंड के लिए हाथ मिलाया था, विराट का हाथ ठंडा फिर गया था, दर्द करने लगा था जैसे उसने अपना हाथ बर्फ में दे दिया हो। उस तांत्रिक के हाथ इतने ज़्यादा ठंडे थे, वो इसीलिए आग में हाथ सेके जा रहा था। कुछ पलों के लिए उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते, वो सामान को रखकर हाथ सेक रहा था। तब विराट को एक पल के लिए ये समझ में आ गया था ये कर क्या रहा है। चेहरे पर भले ही पसीना आ रहा हो, हाथ उसके बहुत ज़्यादा ठंडे थे, शायद उसके उस तंत्र विद्या के इस्तेमाल के कारण। वहां से उस तांत्रिक ने जाने के लिए कह दिया और विराट अपने घर को आ गया। रात के 10 बजे वो घर पहुंचा था। सभी गांव वाले सो चुके थे। उसने अपना दादाजी का घर खोला, उसके अंदर उसी पलंग पर लेट गया जहां पर दादाजी सोया करते थे। अब वहां पर रात को वो सोचे जा रहा था, क्या उस तांत्रिक ने कुछ किया होगा? क्या दादाजी यहां पर आएंगे? ये वो सोच ही रहा था, उसे सामने खिड़की पर एक परछाई नजर आई। बाहर चांद की रोशनी से उस पतली सी खिड़की, वो कांच की खिड़की जो उस घर में लगी हुई थी, उसके पर्दे पर वो परछाई नजर आई जैसे बाहर कोई खड़ा हो। ये कोई गंजा आदमी था जिसके सर पर बहुत कम बाल होंगे, बिल्कुल गोल सा सर दिख रहा था। उसका शरीर थोड़ा लंबा दिख रहा था क्योंकि चांद की रोशनी में ऊपर से ये परछाई बन रही थी।
एक पल के लिए विराट को लगा ये दादाजी ही हैं। उनके सर पर ऐसे ही बाल थे, ऐसे ही खड़े होते थे। हमेशा घर में वो रहते तो धोती पहने रहते, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। वहां वो परछाई ऐसी ही लग रही थी। अब एक पल के लिए विराट को लगा ये दादाजी हैं। वो भागकर दरवाजा खोलकर बाहर गया। बाहर कोई नहीं, वो परछाई गायब हो चुकी थी। अब विराट निराश हो गया। उसके बाद दोबारा उस कमरे के अंदर आया। उसी खिड़की को देखे जा रहा था। उसे लगा दादाजी थे। फिर मन ने उसे समझा दिया, नहीं, आत्मा वापस थोड़ी ना आती है। फिर बार बार सोचता, उस तांत्रिक ने कुछ तो किया है, शायद दादाजी आ ही जाएं, कुछ बता ही दें। अब उसके 15 मिनट बाद ही उसे महसूस हुआ कोई चलता हुआ घर के दूसरे कमरे से बाहर गया हो। दरवाज़ा हिला था। दरवाजे के ऊपर जो कुंडी लगी होती है वो हिली थी। फिर से विराट भागता हुआ उधर गया। वहां कोई नहीं। बाहर से तो दरवाज़ा बंद था, कोई अंदर वाले दरवाजे को हिला रहा था। वहां कोई बिल्ली कुत्ता अंदर नहीं था, अपने आप वो हिल नहीं सकता। उसके बाद विराट दोबारा पलंग पर आ गया और अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने उसे हैरान कर दिया था। कुछ देर बाद बर्तन गिरने लगे। बर्तन एक तरफ से सारे गिरे हुए थे। जब उसने जाकर देखा, वही बर्तन गिरे थे जो ज्यादातर दादाजी इस्तेमाल किया करते। जब वो उस किचन में था, दूसरी तरफ दादाजी का कमरा जहां उनके वो ट्रंक पड़े थे, जहां उनकी वो अलमारी पड़ी थी टूटी हुई, उस अलमारी के कपड़े बाहर गिरे हुए थे। ट्रंक खुला था, सामान बाहर। अब इसके बाद विराट एकदम डर सा गया कि यहाँ घर के अंदर कोई तो है, कोई घर के अंदर है जो मेरी आंखों के सामने नजर नहीं आ रहा, सामान गिरा रहा है। कुछ समय तक सामान गिरता रहा। वो डरता रहा। बाहर वो जा नहीं सकता था, किसी को बता नहीं सकता था। उसके बाद विराट ने देखा वो परछाई घर के अंदर बन रही थी। वो बल्ब की रोशनी में परछाई बनी बिल्कुल दीवार पर, जबकि बीच में कोई नहीं था। खाली जगह की अपने आप परछाई, और वो भी वैसी ही कंजे सर वाले की जैसे उसके दादाजी थे। अब विराट को खुशी का एहसास सा भी हुआ, डर सा भी लगा। उसने कभी भूत प्रेत नहीं देखे थे। आज पहली बार उसे लगा ये कोई प्रेत है, इसलिए वो डर रहा था। खुशी उसे इस बात की थी, ये लग तो दादाजी ही रहे हैं, तो दादाजी ही होंगे। उसे खुशी थी। वो अब बातें करना चाहता था अपने दादाजी से और पूछने लगा, दादाजी आप आ गए? आप सामने क्यों नहीं आते? मुझे आपसे बात करनी है। बार बार विराट ऐसे कहे जा रहा था और वो परछाई कभी इधर कभी उधर बने जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर वो आत्मा मौजूद हो। कुछ समय बाद वो जब पलंग पर बैठा इधर उधर उन परछाइयों को देख रहा था, वो परछाई दीवार से बाहर निकली। उसने एक आकार बनाया जो उसके दादाजी का था, लेकिन उस आकार को देखते ही विराट के होश उड़ गए थे। वो काले रंग की परछाई वो उसके दादाजी का शरीर इख्तियार तो कर चुकी थी, लेकिन रंग काला, आंखें लाल, किसी प्रेत की तरह। उसके बाद विराट ने आंखें मूंद ली और बात करने की कोशिश करता रहा। दादाजी कहाँ रखे हैं आपने वो पैसे? मुझे वो चाहिए दादाजी, बताइए ना। आप कहा करते थे हमारे लिए आपने संजो कर पैसे रखे हैं, जब ज़रूरत होगी हमें वो चाहिए होंगे। अब बहुत ज़रूरत है, घर की रोटी का भी काम नहीं चल रहा, हमें वो पैसे चाहिए। विराट बार बार ये कहे जा रहा था और उसे लग रहा था वो जो परछाई है वो रूप इख्तियार कर चुकी है, वो चल रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ करीब से आ रही थी। अब विराट ने जब आंखें खोली, वो एक भयानक प्रेत का आकार था। दादाजी की बस झलक थी उसमें। वो शरीर इंसानी शरीर तो लग रहा था, लेकिन किसी शैतान का। उसने विराट को जैसे करीब से जकड़ रखा था। अब विराट सांस लेने में परेशानी महसूस करने लगा। वो धक्के मारता तो कैसे? वो परछाई थी जिसमें हाथ निकले जा रहे थे, लेकिन वो जैसे उसे दबाए जा रही थी। सांस रुके जा रही थी, दम निकलने को हो चला था, लेकिन वो उस चीज़ को दूर भगा नहीं पा रहा था। उसके बाद उसे समझ नहीं आई तो उसने पीछे हटकर पलंग से एक तरफ से निकलने की कोशिश की और किसी तरह परछाई से जैसे पीछा छुड़ाया। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वो दरवाजे की कुंडी खोलने में उसे 5 मिनट लगे और वो परछाई उसे जकड़े हुई थी। सांस उसे इतनी चढ़ चुकी थी जैसे कई देर से वो भाग रहा हो। वो हाँफता हाँफता डरा डरा अपने ही घर से भागकर पड़ोसियों को बुलाने लगा, चीखें मारने लगा था।
बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वो इशारे करके कह रहा था, दादाजी का प्रेत, दादाजी का प्रेत, वो यहाँ पर आया है। वहाँ लोगों की भीड़ ने उसे समझाया ऐसे भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन उसने कहा है, वो प्रेत मुझे मारना चाहता है। वहाँ एक परछाई, अंदर बल्ब चल रहा था, उसी खिड़की पर अंदर से पड़ रही वो परछाई दिखी थी लोगों। वहाँ भीड़ काफ़ी घर से दूर रही। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक वो भीड़ वहाँ पर जमी रही। विराट को दूर लेकर गए, एक घर में पानी पिलाया गया, उसके बाद विराट को समझाया गया। पूरी रात ना विराट सोया ना वो पड़ोसी सोए, विराट से बात करते रहे। अब विराट इतना डरा हुआ था, उसने सच उगल दिया। पहले तो बनावटी बातें करके कह रहा था, मेरे दादाजी ने किसी को पैसे दिए हैं, वो कहा करते थे किसी के पास पैसे हैं। लेकिन अब उसने साफ बता दिया, दादाजी कहा करते थे बहुत पैसे हैं, यहाँ रखे हैं, तुम्हें बाद में काम आएंगे। मैं तांत्रिक के पास गया दादाजी की आत्मा को बुलाने के लिए, ये कोई प्रेत आत्मा आ गई घर में, ये दादाजी की आत्मा नहीं है। इसके बाद उन पड़ोसियों ने समझाया, तुम्हारे दादाजी यहाँ खेती तो किया करते थे, लेकिन कर्ज में काफ़ी डूबे हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे कर्ज भी चुकाया, जो पैसे बचते थे, कम खाते थे, तुम्हें भेज देते थे। तुम्हारी आस रखने के लिए तुम्हें कहते होंगे कि पैसे तो यहाँ पर हैं, ताकि तुम निराश ना हो जाओ। तुम्हारे दादाजी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, वो उन्हें दूर नहीं देख सकते थे, इसलिए बार बार मिलने जाया करते थे। तुम्हें पता है वो कम क्यों मिलने जाते थे? क्योंकि उनके पास पैसे कम जुड़ते थे। यहाँ वो पंखा तक नहीं चलाते थे, यहाँ वो खाना कम खाते थे। ज़्यादातर अगर किसी मंदिर में खाना चल रहा हो वहाँ खाते थे, पैसे बचा लेते थे। वो पैसे लेकर शहर तुम्हें देने के लिए जाते थे। महंगी महंगी चीज़ें जो भी वो ले सकते, किसी से मांग कर, कोई फल सब्जियां किसी के खेतों से लाकर तुम्हारे लिए लेकर जाते थे वो शहर, खुद नहीं खाते थे। तुम्हें क्या लगता है उनके पास पैसे होंगे, गहने होंगे? वो तो बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, लेकिन तुम्हें खुश रखते थे, तुम्हारा घर चलाते थे। विराट रोता रोता ये समझ नहीं पा रहा था वो करे क्या। वो सच तो जान गया था कि उसके दादाजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये प्रेत आत्मा किसकी है जो उसे परेशान कर रही है, उसकी जान लेना चाहती है। तो उन पड़ोसियों ने बताया, जब किसी की मौत होती है तो वो आत्मा वही नहीं रहती, वो बदल जाती है, मोह माया से बाहर। वो ज़रूर एक इच्छा में मरे होंगे कि मेरा पोता काश मेरे पास होता और तुमने उन्हें बुला लिया। अब तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही चले जाएंगे? तुम्हें लेकर ही तो जाना चाहेंगे, तुम्हें इतनी दूर ले जाना चाहेंगे जहां वो आप हैं। इसके बाद विराट बहुत डर गया था। अगले दिन सब लोग उस तांत्रिक के पास गए, बड़ी मुश्किल से ढूंढा उस तांत्रिक को। वो तांत्रिक भी विराट पर हंस रहा था। मिल लिया अपने दादाजी को, हो गई मन की तमन्ना पूरी, हो गया यकीन मेरी शक्तियों पर। बड़ा उछल रहे थे, अब क्या हुआ? अपने दादाजी से छुटकारा चाहते हो? तुम्हें तो बड़ा प्यार है अपने दादाजी से, तो साथ रखो ना उन्हें, तुम भी साथ रहो, साथ चलो उनके। गांव वालों ने उस तांत्रिक को बहुत समझाया, तो तांत्रिक ने रात के समय तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया। कुछ किया उसने, फिर से दादाजी के नए कपड़ों को वैसे ही जलाया, हाथ में रखा, हाथ में बर्फ जम रही थी उस तांत्रिक के। ये सब किया और उसके बाद उस हिस्से को, उस कपड़े के हिस्से को जला दिया और आधा उसने विराट को दिया और कहा घर में रख दो, तुम्हारा काम हो गया। दादाजी को जहां से बुलाया था वहां भेज दिया है, लेकिन अगर अब भी तुम्हें लालच हो तो बता दो, दोबारा बुला देता हूं। विराट रोता हुआ कह रहा था, नहीं, अब दादाजी को जाने दो, वो जहां भी हैं खुशी होंगे, हमारी तरह निराश तो नहीं होंगे, हमने उन्हें निराश किया। इसके बाद से विराट शहर आ गया और खूब मेहनत करने लगा। उसे पता था उसके दादाजी ने उसे जो आस दी थी, अब उसके पास वो आस थी। जिस तरह दादाजी मेहनत करते लेकिन किसी को दिखाते नहीं, उसी तरह विराट भी मेहनत करने लगा लेकिन किसी को दिखाता नहीं। अपने पिता को कहता कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, घर में हर चीज़ लेकर आता। विराट ने भी अपने पिता को नहीं बताया वो कितनी मुश्किल में है, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। कुछ ही समय में विराट को एक अच्छा काम मिल गया और धीरे धीरे अब वो तरक्की की राह पर चल पड़ा है। खुद इतने पैसे जोड़ लिए हैं, अपनी कॉलेज की पढ़ाई वो कर सकता है, भले ही मुश्किल में, लेकिन कर सकता है। तो दोस्तों,
आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या सच में जो मरे हुए हैं उन्हें बुलाना सही होता है या बस अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना सही होता है? क्या विराट ने वो सही किया था? क्या उसकी लालच उसे मौत के मुंह तक पहुंचा पाई थी? आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं ऐसी कहानियां इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।